हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने जीएसटी की सेक्शन वाइज जो स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने सेक्शन जो देखे हैं, एक बार चलिए हम आपको वो दिखा ही देते हैं। ये देखिए, हमारी वेबसाइट पर ये है। आप जीएसटी एनालिसिस सेक्शन वाइज पर जा सकते हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। यू विल फाइंड अ न्यू वेबसाइट एंड इन दैट वेबसाइट हमने हर चीज का एनालिसिस कर रखा है। सेक्शन 85 ये आपका बेयर एक्ट है और नीचे एनालिसिस है, उसका डिटेलिंग है। सेक्शन 86 87 तो हम लोगों ने 85 86 87 तीन चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में तो देख ही ली हैं। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर सेक्शन 88 लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। दिस इज योर बेयर एक्ट। जब आप इसको क्लिक करते हैं यू विल फाइंड द बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट है और इसके बाद जब आप एनालिसिस को क्लिक करते हैं यू विल फाइंड द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 88। तो दोनों चीजें हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 88 क्या है ये। लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, और इसमें क्या इश्यूज आते हैं, क्या कंसर्न्स हैं, कैसे उसको कोप अप करना है, ये आपको चीजें जाननी है। फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू रीड सेक्शन 88 व्हाट इज ऑल अबाउट लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। क्या कहता है ये? अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाउंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, अगर कोई कंपनी वाउंड अप हो रही है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर हो, चाहे किसी भी तरीके से अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका एक लिक्विडेटर आता है। क्या आता है? लिक्विडेटर, जिसको 30 दिन के अंदर जैसे ही वो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो अपने अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर, जाहिर सी बात है अब कंपनी लिक्विडेट हो गई ना, हु वन विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, interest and penalty to the government relating to the GST. Who one will be responsible for that? Now, liquidator is appointed as and when the company is going to be liquidated. जैसे ही कंपनी लिक्विडेट होती है, उसका एक अपॉइंटमेंट हो जाता है लिक्विडेटर का, और उस लिक्विडेटर को अपना डिटेल शेयर करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कमिश्नर को। अच्छा, वो कमिश्नर क्या करेंगे? 30 डेज के अंदर अंदर उसको कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ता है, और 3 महीने के अंदर जिस दिन से कमिश्नर को इंटीमेट किया है उस लिक्विडेटर ने, उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर 3 मंथ्स के अंदर अंदर कमिश्नर को भी सारी डिटेल्स उस लिक्विडेटर को शेयर करनी पड़ती है। भाई देख, हमारा जीएसटी का टैक्स, जीएसटी का इंटरेस्ट, जीएसटी की पेनाल्टी, फीस, व्हाटसोएवर आर ड्यू, ये हमारा ड्यू है जो कंपनी को पेबल होता है। अच्छा, अब दो चीजें हो गई। अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है, नाउ द लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, and as and when the liquidator is going to be appointed, he has to notify the same to the commissioner, and the commissioner shall give all the details within 90 days from the date of the intimation, regarding the interest, tax and penalty which is to be payable by the company. अब क्या कहता है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी, चलिए मैं एक बार ये दोनों पॉइंट पढ़ लेता हूं। सेक्शन 88 का सबसेक्शन 1, when any company is being wound up whether under the order of the court, tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any asset of a company, जिसको हम आगे लिक्विडेटर नाम बोलेंगे, shall within 30 days after his appointment give intimation to his appointment to the commissioner. Yes sir. Now subsection 2, जो section 88 का subsection 2 है, the commissioner shall after making such inquiry or calling for सच इंफॉर्मेशन एज ही में डीम फिट, भाई कमिश्नर को भी तो ये कंफर्मेशन करना होगा कि कंपनी लिक्विडेट हो गई है या नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आया है नहीं, वो सारी डिटेल्स एक तरह से चेक करेगा। उसके बाद नोटिफाई द लिक्विडेटर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही रिसीव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, द अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी विच इज देन और इज लाइकली देयर आफ्टर टू बिकम पेबल बाय द कंपनी। ठीक है। When any private company is wound up, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी वाउंड अप होती है और कोई टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी डिटरमाइन किया जाता है फॉर एनी पीरियड विच वेदर बिफोर और इन द कोर्स ऑफ और आफ्टर इट्स लिक्विडेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड, देन एवरी पर्सन who was a director of a company at any time during the period for which the tax was due shall jointly and severally be liable for the payment of those dues. होता क्या है, जब एक प्राइवेट कंपनी वाउंड अप होती है और जो भी उसके ऊपर टैक्स बना वो अगर रिकवर नहीं हो पाया,
तो हर एक डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु वाज अ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, हर एक डायरेक्टर जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस कंपनी का डायरेक्टर था, ज्वाइंटली एंड सेवरली भी लायबल, वो अकेले अकेले भी और ज्वाइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उन टैक्स ड्यूज को पेमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट हुआ, टैक्स हुआ, पेनाल्टी हुआ, जो भी फीस वगैरह हुई। लेकिन अगर वो डायरेक्टर ये सेटिस्फाई कर देता है कि भैया जो भी रिकवरी नहीं हुई है या जो भी टैक्स बन रहा है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई लापरवाही नहीं है, तो उससे वो रिकवरी नहीं की जा सकती। बस अभी आपको इतना ही समझना है। दो चीजें मैंने बताई, इसका मैं एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले एक बार मैं आपके सामने रूल 160 रखता हूं और उसके बाद उसके आगे बढ़ता हूं। दिस इज द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 88। रूल 160 कहता है अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर को नोटिफाई करेगा कमिश्नर की आप कंपनी का इतना पैसा, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनाल्टी और जो कुछ भी है उसको साइड में रख लें। जो भी आप रिसीव करेंगे, अब कंपनी के लिक्विडेटर आप बन गए, अब आप कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेंगे। तो लिक्विडेटर को ये एक डिटेल शेयर की जाती है कि अब ये कमिश्नर उस लिक्विडेटर को कहता है कि भाई आप इतना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी को सेट अपार्ट कर दो, सेट असाइड कर दो, उसका हमारे को पेमेंट करना। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर लिक्विडेटर इस तरह से करता है कमिश्नर के कहने पर, तो जो कंपनी लॉ है, क्या है, कंपनी लॉ है, वो बीच में आ जाता है। और इसके लिए जो है ये DRC 24 का फॉर्म है, ठीक है, वो बात की बात है। ये जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का जो सेक्शन है 326, उसमें कहा जाता है कंपनीज एक्ट का, अभी तक तो हम जीएसटी एक्ट की बात कर रहे थे, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 88, लेकिन कंपनीज लॉ भी है 2013 का, जिसका सेक्शन है 326, जो साफ साफ कहता है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, and after making the preferential payments we are needed to opt the sequence of payments, जिसमें पहला आता है गवर्नमेंट्स के ड्यूज। अब ऊपर रूल 160 कहता है कि DRC 24 फॉर्म भेजेगा कमिश्नर, किसके पास, नोटिफाई करेगा किसको, लिक्विडेटर को, कि हमारा इतना इंटरेस्ट, टैक्स और पेनाल्टी बनता है, भैया वो दे दो हमको। लेकिन लिक्विडेटर क्या पहला वही अमाउंट पेमेंट करेगा? जब वो कंपनी लॉ के हिसाब से अपॉइंट हुआ है लिक्विडेटर, तो भैया कंपनी लॉ को पहले देखेगा। कोर्ट ने कहा है कि तुम लिक्विडेटर हो, आप पहले प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को पेमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग द प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, जो वर्कमैन ड्यूज वगैरह बनते हैं, कंपनसेशन वगैरह, उनको पेमेंट करने के बाद इफ यू हैव समथिंग टू पे, इफ यू हैव रिमाइंड अमाउंट, देन ट्राई टू मेक द पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 326 कहता है और उसने पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है इस मैटर पे। ये हमारा जीएसटी लॉ नहीं कहता। यहां पर तो जीएसटी कमिश्नर ने नोटिफाई किया है कि हमारा इतना इंटरेस्ट, टैक्स और पेनाल्टी बनता है, वो हमें दे देना। लिक्विडेटर क्या करेगा, सबसे पहले प्रेफरेंशियल पेमेंट्स का करेगा पेमेंट, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स के ड्यूज हैं उनका पेमेंट करेगा। तो दोनों का जो इश्यू एंड कंसर्न थे वो आप समझ के कि दोनों में प्रॉब्लम क्या थी जी। यानी ये भी अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ टैक्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर एनी पीरियड, Section 88 subsection 3 वाला point. The liability of tax in case of a private company for any period before or during the course of the winding up has been extended upon the persons. ये जो liability है ना, who was director of such company at any time in the period for which the tax was due. अगर रिकवरी नहीं हो पाती है कंपनी से, तो जो टैक्स लायबिलिटी ड्यू रह गई है, भैया प्राइवेट कंपनी हो ना, जितने भी डायरेक्टर हो, चलो लाइन पे आओ, लाइन पे लग जाओ, एक एक से पैसा लेंगे। Jointly and severally shall be liable to make the payment of tax, interest and penalties. They are personally held liable. तो अगर कंपनी से रिकवरी नहीं हो पाई गवर्नमेंट की इंटरेस्ट, टैक्स और पेनाल्टी की, तो डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा। अगर ये प्राइवेट कंपनी का केस है तो जब तक कि वो डायरेक्टर ये प्रूव ना कर दे कि भाई जो भी ये टैक्स ड्यूज बने हैं वो उसकी गलती या उसकी लापरवाही के कारण नहीं है। It is pertinent to mention that the director is responsible for the period during which he was holding the position as a director. मैं केवल डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। The liability under the provision has not been extended on other officers of the company including CEO, CFO, etc. तो ये जो liability कास्ट की गई है डायरेक्टर्स के ऊपर, this liability has been cast only to the directors and not beyond the directors. यानी कि CEO, CFO और जो दूसरे मार्केटिंग हेड और मैनेजर होते हैं, they are not responsible to make the payment. They are not liable. They are not liable
फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूज टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टीज। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन 88 आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसका जो टैक्सेस का पेमेंट होता है उसको उसका किसके ऊपर लायबिलिटी कास्ट की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडेटर के ऊपर। तो लिक्विडेटर अगर दे देता है तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी का केस है और लिक्विडेटर कलेक्ट नहीं कर पाया है, लिक्विडेटर की रिकवर नहीं कर पाया, लिक्विडेटर के हाथ में वो नहीं रहा, तो उसके बाद जो नहीं रिकवर हो पाया वो कहां से रिकवर होगा? डायरेक्टर से होगा। और ये लायबिलिटी एक्सटेंड नहीं की गई है बियॉन्ड डायरेक्टर। तो अब आपको ये सेक्शन 88 पूरी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।